ओके, चले तो लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं अपन। एक पॉइंट है कि जो ये संडे को टेस्ट होने वाला है, सॉरी संडे नहीं कल, तो कल के टेस्ट में कहाँ तक आएगा, जो आज तक मैं डिस्कस कर दूंगा वो आएगा। और ऑफ कोर्स यूजुअली मैं लेक्चर 6 जो मैंने डिस्कस किया था उसके बाद हम यूजुअली डिस्कस करते हैं डाइलेक्ट्रिक को लेके। हम क्या डिस्कस करते हैं, डाइलेक्ट्रिक को। बट बिकॉज नेक्स्ट टेस्ट है तो उसमें एक और कंटेंट हम ऐड करने वाले हैं, वो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का। ठीक है, तो हम नेक्स्ट सिनेरियो में एक पॉइंट ऐड करेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस करके। अब उसका बेनिफिट क्या है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के आपको 3-4 क्वेश्चन कल के टेस्ट में दिख जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का आपको बुक में से प्रैक्टिस कर लेना होगा। क्लियर, बाकी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ओके, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में बात करें तो यार यहाँ पे बताएं बहुत कंफ्यूजन है। अगर आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन मिलने वाली है, क्योंकि इसका कोई रूल्स नहीं होते हैं, बस ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं और उसको आप सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, बट मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ रूल्स बना के करता हूँ, और अगर आप उसके बेसिस पे करेंगे तो बहुत ही जल्दी अच्छे से कर पाएंगे। तो हम थोड़ा सा रूल वाइज चलते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही फाइंड करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो सारे रूल्स देखते जाएं। सबसे पहला है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 जिसको हमने ऑलरेडी देख लिया है, जिसको बोलते हैं रिडक्शन टेक्निक। रूल नंबर 1 है रिडक्शन टेक्निक। ओके, सो रिडक्शन टेक्निक आपको ऑलरेडी आती है। कोई बता सकता है रिडक्शन टेक्निक क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करे कोई, रिडक्शन टेक्निक मतलब क्या करना होता है। समवन एक्सप्लेन व्हाट इज रिडक्शन टेक्निक। सर वो अगर सीरीज सीरीज में या और पैरेलल में। ओके, सो जोया क्या आप बोल रहे थे, सीरीज और वो सीरीज में और पैरेलल में है तो फिर वो अकॉर्डिंगली ऐड अप करके उसको एक ही बना देते हैं। ओके, तो प्रोसेस रिडक्शन टेक्निक का मतलब क्या है, देखिए रिडक्शन टेक्निक का मतलब है फाइंड एनी टू कैपेसिटर about which you are certain about which sorry find any minimum two. So find minimum any two कैपेसिटर, मतलब ज़्यादा भी देख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि 2 ही ढूंढना है। फाइंड मिनिमम एनी 2 कैपेसिटर अबाउट विच वी आर सर्टेन फॉर सीरीज और पैरेलल, सीरीज और पैरेलल। क्लियर, और फिर क्या करना है, एंड रिप्लेस them with their equivalent. So हमें एट द एंड हमें छोटे छोटे इक्विवेलेंट मिला के एक बड़ा इक्विवेलेंट लेके आना है। तो ये इस प्रोसेस का मतलब हो गया सिंपल सा, कि रिडक्शन टेक्निक मतलब हमें सीरीज पैरेलल के फॉर्मेट में चलना है और फिर उसके अकॉर्डिंग हम आगे प्रोसेस देखेंगे। तो देख लेते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल देखेंगे तो बेटर फील आएगा हमें। एग्जांपल में क्वेश्चन में देखेंगे, सपोज कैसे आएगा, लेट्स से कुछ कैपेसिटर्स हैं, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, फिर एक कैपेसिटर यहाँ पर भी है, then there is this battery, or just no need of the battery because we are finding the C equivalent. So I can write just find the C equivalent from A to B. So our question is find C equivalent from A to B. Clear, तो A to B में हमें C equivalent निकालना है। तो अभी देखें रिडक्शन है, हाँ पूछे, एनी डाउट। Okay, all capacitor are similar with capacitance
इज इक्वल टू सी। तो ये मानना है कि सबका कैपेसिटेंस कितना है, कुछ सी नॉट है। क्लियर, सी नॉट के फॉर्मेट में आपको बताना है सारे कैपेसिटर सी नॉट है। डन। तो अब देखो कैसे करना है, सब लोग ध्यान देंगे। और एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, कल के टेस्ट में सी इक्विवेलेंट पे क्वेश्चन काफी सारे रहेंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे। और उसके बाद डीसी पांडे में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, आप उनमें से कुछ भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस आप वहां से ट्राई कर लेंगे। तो पहले क्या करना है, मैं नेम दे देता हूँ जिससे आप लोग अच्छे से पहचान पाए। लेट्स से ये 1 है, 2 है, ये 3, 4, 5 एंड 6। अब प्रोसेस कैसे स्टार्ट करना है, रिडक्शन टेक्निक में होता है आपको कोई दो ऐसे ढूंढना है जिनके बारे में आप सर्टेन हो और उनको आप लिख सकते हो सेम फॉर्मेट में। क्लियर। तो अगर मैं बात करूं कि मैं किन दो के बारे में एकदम सर्टेन हूं कि ये सीरीज में है, चेक करें। देखें, क्या 1 और 2 सीरीज में है? नहीं, बिकॉज एक वायर 3 पे गई हुई है। देन 2 के बाद 2 का 4 या 5 से किसी से सीरीज है क्या? नहीं, दो वायर स्प्लिट हुई हैं। बहुत ही क्लियर दिख रहा है क्या कि 5 और 6 किस में है, सीरीज में है। क्लियर। तो स्टेप नंबर 1 हो जाएगा कि 5 एंड 6 आर इन सीरीज। डन। सो इन दोनों का सीरीज की बात करेंगे। अब सीरीज में क्या होता है, कैपेसिटर उल्टा चलता है, मतलब 1 अपॉन के फॉर्मेट में चलता है। और याद एग्जांपल मैंने दिया था कि अगर सारे सेम है, सिमिलर है, तो अगर 10 कैपेसिटर सीरीज में है तो आंसर क्या आएगा, 1/10। और 10 कैपेसिटर अगर पैरेलल में है तो 10 टाइम्स आंसर आ जाएगा। तो हम इस तरीके से बात कर सकते हैं। तो इस फिगर का दूसरा फिगर बना लेते हैं, फिर क्या बन जाएगा, फिगर बन जाएगा कुछ इस तरीके से कि इन दोनों की जगह पर सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा C/2। क्लियर एवरीवन। तो ये क्लियर होना चाहिए कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, अभी क्या आएगा यहाँ पे C/2, और ये तो अपना C ही है। ठीक है, तो सबको ये स्टेप क्लियर हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा कि ये जो C/2 है और 4 है, वो क्या है, C/2 एंड 4 आर इन पैरेलल। यार ये यार देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छे से आप लोग को ध्यान देना चाहिए। तो स्टेप 2 हो गया ये। अभी एग्जाम में इतने ड्रॉ नहीं करने पड़ते फिगर जो मैं यहाँ ड्रॉ किए जा रहा हूँ। तो C/2 और C दोनों पैरेलल में है तो क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, मतलब क्या होगा, C प्लस C/2। तो अगर मैं ऐड करूँ तो कुछ इस तरीके से होगा, C प्लस C/2 मतलब हो जाएगा 3C/2। सो आई कैन राइट जस्ट ये क्या हो जाएगा, 3C/2। तो ये अपने दो पॉइंट है और ये आ गया 3C/2। क्लियर। अभी कौन कौन से बचे हैं, 1, 2 एंड 4 बचा हुआ है। ठीक है, सो 1, 2 और 4। तो इसका मतलब देखो अब क्या दिख रहा है, अभी सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि यार ये 1, 2, ये 4, सॉरी ये 3 था, 3। तो अभी देखो यार 1 से जो करंट आ रही है वो स्प्लिट हो रही है ना, मतलब अभी आप बोल नहीं सकते कि 1 और 2 का क्या रिलेशन है। क्लियर। अच्छा, क्या मैं 2 और 3 को पैरेलल बोल सकता हूँ? नहीं, 2 का स्टार्ट ये है बट 2 का एंड तो यहीं पे हो जा रहा है ना, बट 3 वाले का एंड तो यहाँ पर हो रहा है। इसका मतलब उन दोनों का एंड भी सेम नहीं है। तो अभी दिख क्या रहा है, सीरीज दिख रहा है कि 2 और 3C/2 क्या है, सीरीज में। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा यार, 3C/2 एंड 2 आर इन सीरीज, आर इन सीरीज। और क्या समझा यार, सीरीज में R1 R2 बाई R1 प्लस R2 टाइप में करते हैं। तो देखना क्या करेंगे, C इंटू 3C/2, ये हुआ R1 इंटू R2, सॉरी C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, मतलब C प्लस 3C/2। तो देखिए आंसर क्या आएगा, ये 1 ऐड होगा 2, सो नीचे आएगा 5/2, ऊपर आएगा 3C² 2 अपॉन 5C/2। देखो 2 2 कैंसिल और एक C कैंसिल, क्या आ जाएगा 3/5। तो अभी हो जाएगा ये 1, ये और ये अपना एक कैपेसिटर। तो इसमें किसी को कुछ डाउट रहता है तो बताते जाएं, हम रिडक्शन टेक्निक यूज कर रहे हैं। तो ये अपना हमारे पास बचा है ये 1, ये है अपना 3, और 2 और 3C/2 मिलके कितने बन गए, 3/5C। ठीक है, इस तरीके से हम प्रोसेस कर सकते हैं। क्लियर। देन अभी स्टेप नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, अब दिख रहा है कि ये दोनों किसमें है, पैरेलल में आ गए हैं। तो अभी मैं फिर लिख देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, 3/5, 3C/5 एंड नंबर 3 आर इन पैरेलल। सो ये क्या है, पैरेलल में है, मतलब क्या करेंगे अपन, डायरेक्ट ऐड कर देंगे। सो ये हो गया 1, और इन दोनों का डायरेक्ट एडिशन कितना आएगा, 3/5 प्लस 3, सो 3/5C
और सी में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 3 8/5 सी। तो ये आ जाएगा कितना 8/5 सी। और ये हो गया हमारे 2 पॉइंट। अब क्या दिख रहा है, ये 1 और 8/5 क्या है, सीरीज में है। तो दिस 8c/5 and 1 आर इन सीरीज। सो इसका मतलब इनका फाइनली सी इक्विवेलेंट जो आ जाएगा इन दोनों पॉइंट के अबाउट, वो क्या आएगा, इनका पैरेलल। सब इनका पैरेलल कर देते हैं अपन, क्या हो जाएगा पैरेलल। अब सी बार बार लिखने की जरूरत नहीं यार, ये इस तरीके से किया करो, बेटर रहेगा। क्या 1 × 8/5 अपॉन 1 + 8/5। तो ये कितना हो जाएगा 8 और 5 दोनों का कैंसिल होगा 13। सो फाइनल आ जाएगा सी इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा 8/13 सी नॉट। वो ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट होगा। तो देखिए ये स्टेप मैंने थोड़े से फास्ट किए हैं कैलकुलेशन, बट आप लोग एक बार रिव्यू करें और देखें कि कैसे रिडक्शन टेक्निक का काम है। क्या रिडक्शन टेक्निक का काम है वो देखें। रिडक्शन टेक्निक का मतलब है आप कहीं पे भी ढूंढो, बस कहीं से 2 कैपेसिटर्स ढूंढो जो कि सिमिलर हो, और सिमिलर होंगे तो काम बन जाएगा। मतलब 2 ढूंढना है जो सीरीज में हो या फिर पैरेलल में हो। तो मैंने देखा कि 5 और 6 सीरीज में था, तो उन्हें सीरीज के अकॉर्डिंग सॉल्व किया। जो उनका इक्विवेलेंट है वो 4 के साथ किस में आएगा, पैरेलल में आ गया। उनका पैरेलल सॉल्व किया, जो रिमेनिंग बचा वो 2 के साथ किस में आ गया, सीरीज में आ गया। उनका सीरीज जो सॉल्व किया वो रिमेनिंग 3 के साथ पैरेलल आ गया। उनका पैरेलल जो सॉल्व किया 1 के साथ वो सीरीज में आ गया और सी इक्विवेलेंट आ गया। किसी को इस एग्जांपल में डाउट हो तो बताएं। एक बार ये एग्जांपल देखें और थॉट लें कि हमने क्या क्या स्टेप्स किए हुए हैं। तो ये हमारा बन जाता है रिडक्शन टेक्निक। रिडक्शन टेक्निक में किसी को कुछ डाउट हो तो बता दो यार। नहीं, ओके। तो रूल नंबर 2 पे चलते हैं। रूल नंबर 1 पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो रिडक्शन टेक्निक का आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि सर्किट किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। रूल 2, ये रूल ऐसे कुछ है नहीं, मैंने जस्ट बना के रखे हुए हैं कि आप लोग को आइडेंटिफिकेशन में थोड़ा सा इजी हो कि मतलब किस तरीके के किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। क्लियर। तो इस वाले में सेकंड में क्या करेंगे, सर्किट रीड्राइंग। सर्किट रीड्राइंग व्हेन, कब यूज होगा ये, when there are free wires connecting capacitors। मतलब अगर फ्री वायर्स है तो हम वहां पे सर्किट रीड्राइंग की टेक्निक यूज करते हैं। सर्किट रीड्राइंग क्या है, देखें स्पेशल बात क्या है इसकी। स्पेशल बात ये है all the points connected all the points connected through direct wires are at same potential clear, which means they can be considered as one, which means they can be अच्छा। तो अब ये रूल मैं समझा रहा हूँ क्या है कि अगर वहां पे बहुत सारी फ्री वायर्स है, मतलब बिना मतलब बेकार में ही वायर्स लगी हुई हैं, तो मतलब वहां पे क्या करना पड़ेगा आपको, सर्किट रीड्राइंग यूज करना पड़ेगा। मतलब क्या करना पड़ेगा, अगर बहुत सारे पॉइंट कनेक्टेड है डायरेक्ट वायर से, विच मीन्स दे आर एट सेम पोटेंशियल। मतलब सोचो, देखना, सपोज ये बैटरी और ये वायर मैं ऐसे घुमा के यहाँ लेके आया हूँ और ये एक पॉइंट है,
बट अगर इन दोनों से आपने बल्ब कनेक्ट किया तो वो बल्ब वैसे ही जलेगा ना, सेम जलेगा। सोचो इस वायर को आप और रैंडम लेके आ जाओ, कुछ ऐसे घुमा के लेके आ जाओ, फिर कनेक्ट करो, तब भी वही चलेगा। दैट मीन्स अगर एक फ्री वायर है, वो कैसे भी कनेक्टेड हो, जिस जिस पॉइंट से कनेक्टेड होगा उन सबका सेम पोटेंशियल होगा। बट याद रखना फ्री वायर मतलब ऐसे मत कर देना कि सर ये घूम के आइए, यहाँ एक और बल्ब लगा है और फिर ये दूसरा बल्ब लगा है। अब बदल जाएगा क्वेश्चन, क्यों? बिकॉज देयर इज अ इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट आ गया, ये पूरी फ्री वायर नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान देना कि फ्री वायर का मतलब क्या है, ठीक है? और इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से सिंपली समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल वे में समझ सकते हैं कि सर्किट रीड्राइंग का मतलब क्या है, काम क्या है, ठीक है? ओके, तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा सर्किट रीड्राइंग के बारे में। चले तो एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू हम सीखेंगे और काम बन जाएगा। तो कई बार हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। लेट्स से क्वेश्चन है, अच्छा अभी सी इक्विवेलेंट निकालने में मैं जो भी कंसिडर कर रहा हूँ सारे कैपेसिटेंस सी नॉट कंसिडर कर रहा हूँ, जिससे कि प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और क्वेश्चन है फाइंड सी ए बी के बीच का इक्विवेलेंट बताना है। ऑल कैपेसिटर आर सिमिलर, ऑल कैपेसिटर आर सिमिलर, ठीक है? तो हमें इसके बारे में बताना है सी इक्विवेलेंट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेम दे देंगे। क्लियर? लेट्स से नेम दे देते हैं 1 2 3 4। अब बताओ क्वेश्चन में कोई स्टूडेंट मुझे बताए, आर यू सर्टेन अबाउट एनी टू कैपेसिटर बीइंग सीरीज और पैरेलल? कोई आंसर करे, कौन से दो कैपेसिटर? बिकॉज हमें सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा, रिडक्शन लगाना पड़ेगा ना, रिडक्शन। उसमें क्या देखते हैं, देखो कि कोई दो कैपेसिटर सीरीज या पैरेलल में है क्या, ये चीज कोई देख के बताओ, कोई दो कैपेसिटर सीरीज या पैरेलल में है क्या? चेक कर लेते हैं, देख लें, क्या 1 और 2 है क्या? बिल्कुल नहीं है यार, अलग डिफरेंट है। 2 और 3 है क्या? नहीं है, क्योंकि 3 एंड हो रहा है यहाँ, 2 एंड हो रहा है यहाँ, बिल्कुल नहीं है। फिर हमें लग रहा है क्या 2 और 4 है क्या? तो बेटा यहाँ बीच में एक वायर है ना, हो सकता है करंट इसमें से कुछ एक्स्ट्रा आ जाए, तो 2 और 4 भी नहीं कह सकते हैं। मतलब कुछ किसी के बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम यूज करेंगे अपनी सर्किट रीडॉयल टेक्निक। क्या है ये? दिस इज अ फ्री वायर, दिस इज अ फ्री वायर, और आपको एग्जाम में बहुत दिखेंगी फ्री वायर्स। तो जब फ्री वायर्स होती हैं तो हम क्या करते हैं, हम पॉइंट्स को फिर से लिख देते हैं, क्लियर, और रीड्रॉ करते हैं सर्किट को। तो हम पॉइंट के नेम दे देते हैं, तो ए बी हो गया है, मान लेते हैं इसको पॉइंट को पी, और इसको मान लेते हैं क्या, क्यू। अब सर्किट रीड्रॉयल यूज करेंगे, क्लियर? तो अब हम यूज करेंगे रीड्रॉइंग द सर्किट। अच्छा, सर्किट रीड्रॉइंग के लिए, सर्किट रीड्राइंग के लिए हमें थोड़ी सी नेमिंग की जरूरत पड़ेगी। तो वो नेमिंग क्या बताया मैंने, रूल क्या है, दैट all the point connected through the wire are at same potential which means they can be considered as one। इसको मतलब पॉइंट ए बोलो या फिर क्यू बोलो, दे आर सेम। तो देखें सर्किट रीड्रॉ कैसे करते हैं, सब लोग ध्यान देंगे, और मैं चाहता हूँ ये प्रोसेस एक बार में आप लोग फोकस रहें और समझें। क्या कि सपोज दिस इज अ पॉइंट, दिस इज ए एंड पी, why sorry A and Q, why? Because they are connected with the wire, that means they will be at same point. Done. Then there is in between mid point there is a P, then at the end it is B। अब एग्जाम में ऐसा मत करना कि B को पहले बना देना और P को बाद में बनाना, क्यों? क्योंकि स्टार्ट में हम हमेशा स्टार्ट पॉइंट रखते हैं और एंड में वो पॉइंट रखते हैं जिसके अबाउट हमें इक्विवेलेंट निकालना, बीच में बाकी सारे रख देते हैं। तो पी क्यू ये सब बीच में आएंगे। अब सुनना सर्किट रीडॉयल क्या है। क्या सर्किट में देखो कि ए और पी के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, दिख रहा है ए और पी के बीच में, तो ये पॉइंट ए है और ये एक पी है, मतलब बीच में एक कैपेसिटर है, ये हमने कनेक्ट कर दिया। देन देखो क्यू और पी के बीच में भी एक कैपेसिटर है, क्यू तो यही पॉइंट है, मतलब क्यू यही पॉइंट है, सो ये हो गया क्यू और पी।
देन देखो P और B के बीच में एक पॉइंट है, सो P और B के बीच में एक पॉइंट है, सो P और B के बीच में एक पॉइंट है। फिर Q और B, तो Q तो यहीं पर है और B कहाँ है, एंड पे, मतलब Q और B के बीच में एक और कैपेसिटर है। तो इस तरीके से हम अपना सेटअप निकाल सकते हैं। मैं नंबरिंग कर देता हूँ, पहला था 1, ये था 2, ये था 3 और ये 4 था। अब देखो इस फिगर को देख के कितना सिंपल लग रहा है। सी इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं ना सब लोग, क्या 1 और 2 पैरेलल है, 3 के साथ सीरीज है और 4 के साथ फाइनल आंसर है। तो एक बार सर्किट रिड्रॉयल हो गया तो काम तुरंत बन जाएगा। क्या 1 और 2 पैरेलल है तो क्या आंसर आ जाएगा, 1 और 2 का अगर हम देखें, मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। 1 और 2 का जो आंसर आएगा वो आएगा 2C, ठीक है, और ये इस 3 के साथ कनेक्टेड है। तो ये A है, ये B है और ये हमारे 4 और 3 है। बस ये कितना हो गया, ये 2C हो गया है। ठीक, 3 वाला सीरीज में ऐड होगा, सो हमें पता है कि क्या होगा, C इंटू 2C अपॉन C प्लस 2C, मतलब कितना आ जाएगा 2C/3। क्लियर। तो अब इसका मतलब अब अगर हम नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करेंगे इसके बाद, तो आंसर आएगा कि ये 4 वाला लगा रहेगा और नीचे एक आ जाएगा कितना 2C/3 का। सो ये है 2C/3, ठीक है, 2C/3, ये ए और बी, और ये अपना 4th नंबर का है। तो इसका मतलब फाइनल सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, इसको भी सॉल्व कर देंगे। फाइनल सी इक्विवेलेंट आ जाएगा इन दोनों का एडिशन, मतलब C प्लस 2C/3। सो आंसर हो जाएगा 5C/3। तो देखिए इन जर्नल हमने क्या कर लिया, हमने वायर वाले फिगर को कन्वर्ट करके अपने कॉन्सेप्ट में बदला। तो सब लोग आप ध्यान दें, क्या करना होता है, जब फ्री वायर होती है तो ड्राइंग रीड्राइंग में उन दोनों को सेम पॉइंट पे ले लेते हैं और जितने कैपेसिटर हमें पता है सबको हम फिर से रीड्रॉ कर देते हैं। तो ये अभी क्लियर है यार सबको, बताओ इसमें कुछ डाउट हो तो पूछो यार। अगर तुम लोग को डाउट नहीं है, मतलब या तो तुम लोग बहुत होशियार हो गए हो घर पे रहते रहते, और या फिर पूछ नहीं रहे हो। किसी को अगर नहीं समझ में आया तो पूछे, सर्किट ड्रॉयल मैं फिर से स्टेप्स बता रहा हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि फ्री वायर कहाँ पे है, यहाँ पे देखें, सबसे पहले चेक करते हैं फ्री वायर कहाँ पे है। डन। फ्री वायर मिलते ही पॉइंट्स लोकेट कर देते हैं जितने भी नोड्स दिख रहे हैं। अब जब रीड्राइंग करते हैं तो जो फ्री वायर पे पॉइंट है उन सबको एक साथ में ड्रॉ करते हैं, लाइक दिस, इन सबको एक साथ में लिख दिया। बाकी एंड पॉइंट को एंड में रखते हैं, तो ये एंड पॉइंट एंड में आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जितने पॉइंट्स मिड में होंगे उन सबको मिड में ड्रॉ कर दिया। तो ये मिड में है तो इसे मिड में ड्रॉ कर दिया, और फिर सारे कैपेसिटर को प्रॉपरली लोकेट करके निकाल दिया हमने। तो मैं इसके एग्जांपल्स दे रहा हूँ कुछ, देखें आप लोग कर पाते हैं या नहीं। सो लेट्स सी, एक एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, फाइंड सी इक्विवेलेंट, फाइंड CAB। ओके, ईच कैपेसिटर आर C0। चले फाइंड सी इक्विवेलेंट, इस पर्टिकुलर फिगर में सी इक्विवेलेंट फाइंड करने का ट्राई करें। लेट्स सी, मैंने बताया सबसे पहले नेमिंग कर देनी है तुरंत। तो ये पॉइंट तो ए ही है, ये हमें पता है, ये पॉइंट क्या है, ए, ठीक है। ये पॉइंट बी, तो बीच के दो पॉइंट हमें डिस्कस करने होंगे। तो ये मैं इरेज कर रहा हूँ, ये बीच के दो पॉइंट है, इसे मान लो पी और इसे मान लो क्यू। सो फिगर में देख के तुरंत पता चलना चाहिए कि ए और क्यू साथ में है और बी एंड सॉरी पी एंड बी आर कनेक्टेड टू द एंड पॉइंट। सो पी और बी साथ में है। अब सारे कैपेसिटर का नेम दे, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ड्रॉ कर दें।
ओके, वेरी गुड गौरी। चले देख लेते हैं यार हम। देखो क्या कहानी है यार। ठीक है, चले आंसर टेक्स्ट करने की ज़रूरत नहीं है, करेक्ट आंसर है और काफ़ी सिंपल है, आप लोग समझ सकते हैं। जैसे मैंने ए पॉइंट को और क्यू पॉइंट, बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद अ प्लेन वायर, ये जो ऊपर प्लेन वायर है, तो इसलिए ए और क्यू साथ में लिखेंगे और पी और बी को साथ में लिखेंगे। अब देखो सारे कैपेसिटर लोकेट करो। पहला कैपेसिटर है ए और पी के बीच में, तो पहला कैपेसिटर मैंने ड्रॉ किया ए और पी के बीच में, ए यहाँ है पी यहाँ है। दूसरा कैपेसिटर पी और क्यू के बीच में, तो पी यहाँ है क्यू यहाँ है, मतलब दूसरा कैपेसिटर बीच में है। फिर तीसरा कैपेसिटर अगर बात करें, तो तीसरा कैपेसिटर भी क्यू और बी के बीच में है, सो क्यू और बी के बीच में है। तो मतलब तीनों कैपेसिटर किस में है, 1 2 3, तीनों किस में है, पैरेलल में है। तो सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, सी इक्विवेलेंट विल बी 3 टाइम्स ऑफ सी नॉट। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम ये देख सकते हैं, अगर आपने रीड्राइंग सही से किया हुआ है तो आपको टेंशन नहीं होगी, बहुत ही इजीली आप आंसर कर सकते हैं। कुछ लोग मतलब अभी भी नहीं समझ पाए हैं, क्यों आशुतोष? यार पैरेलल में ऐड करते हैं, सीरीज में उल्टा करते हैं। चले नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। तो यार सबसे पहले मैं सबको फिर से बोल रहा हूँ, सबसे पहली चीज जो करनी चाहिए वो है आपको पॉइंट लोकेट करनी है। क्या जो पॉइंट वायर से कनेक्टेड है उनके नेम दे दो। तो ये पॉइंट अगर वायर से कनेक्टेड है तो लेट्स से ये पी हो गया, ये पॉइंट बन गया क्यू बन गया, और ये पॉइंट वायर से कनेक्टेड है, ये बन गया आर बन गया। सबसे पहले पॉइंट के नेम देने हैं, उसके बाद चाहे कैपेसिटर को नेम दो या मत दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो तो मैं इसलिए दे रहा हूँ कि हमें बोलने में बेटर रहेगा। तो ये 1 2 3 4 5, 5 कैपेसिटर्स हैं, ये आपको माइंड में रखने पड़ेंगे। तो बस अब इस फिगर को रीड्रॉ कर देना है। रीड्रॉ करने में देखो ए अपनी जगह पे रहेगा, ए के साथ कोई भी नहीं है। फिर पी बीच में है और पी के साथ कौन है, आर है। सो पी और आर साथ साथ हैं बट बीच में है। क्यू भी कहीं बीच में ही है, क्यू बीच में है कहीं, बट क्यू कनेक्टेड है बी से। तो बी सबसे एंड में लिखना होता है ना हमें, तो बी को सबसे एंड में लिखेंगे। बट अच्छी बात है कि क्यू बी के साथ है। अब बस 5 कैपेसिटर सेट करना है यार तुम लोग को, ये तो यार अब सीखना ही पड़ेगा ना आप लोग को। देखें ओके गुड, जोया करेक्ट आंसर, आर्या माने करेक्ट आंसर। यार बाकी लोग भी सॉल्व कर लो यार, बेटर रहेगा आपके लिए। बार बार समझा रहा हूँ यार, वायर वाला क्वेश्चन देखने में टफ लगता है कि बहुत सारी वायर्स आ गई हैं, और सॉल्व करने में काफी इजी है। ओके गौरी कारंजकर, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। तो बात कर लेते हैं हम, चलो स्टार्ट कर लेते हैं।
पहला कैपेसिटर है ए और पी के बीच में, तो देखना मैंने ए और पी के बीच में एक कैपेसिटर बना दिया। डन। दूसरा कैपेसिटर देखो कहाँ है, पी और क्यू के बीच में, तो देखो पी इधर है, क्यू इधर है, तो दूसरा कैपेसिटर मैंने बना दिया पी और क्यू के बीच में। तीसरा कैपेसिटर है देखो क्यू और आर के बीच में, बट ये बीच में भी तो एक पॉइंट है ना, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बस ब्लाइंडली लगा देना था। यहाँ से मुझे पता है कि देखो 3 और 4 के बीच में कोई वायर नहीं है, तो मैं सबसे पहले यहाँ से बोल सकता था कि भाई रिडक्शन टेक्निक, रिडक्शन में दिख रहा है 3 एंड 4 आर इन सीरीज, तो पहले कन्वर्ट करने से पहले ही कन्वर्ट करने से पहले ही हमें क्या कर लेना चाहिए था, 3 और 4 का सीरीज निकाल लेना चाहिए था, तो वो क्या आ जाएगा, सी और सी है तो मतलब क्या आएगा, सी बाई 2। तो क्यू और आर के बीच में 3 और 4 है, दोनों मिला के क्या आएगा, क्यू यहाँ है और आर यहाँ है, मतलब कितना, सी बाई 2। तो याद रखना है कि ये है हमारा सी नॉट, ये है सी नॉट, बट ये है सी नॉट बाई 2। डन। देन आर और बी के बीच में एक है, सो आर यहाँ है और बी यहाँ है, मतलब एक और कैपेसिटेंस यहाँ पर है, तो एक और कैपेसिटर यहाँ पर है सी। तो इस तरीके से हम अगर बात करें टोटल की, तो ये तीनों पैरेलल में और फिर इसके साथ सीरीज में है, सो पैरेलल निकाल लेते हैं पहले। सो यहाँ पर हम फिर से सॉल्व कर लेते हैं क्या, पैरेलल। सो पैरेलल में निकालें अगर, तो सी जो आएगा वो कितना आ जाएगा, सी नॉट प्लस सी नॉट प्लस सी नॉट बाई 2, तो ये कितना हो गया, 5c0/2, ये आ गया 5c0/2। अब ये 5c0/2 इस अकेले c नॉट के साथ क्या होगा, सीरीज में होगा। सो फाइनली अगर सी इक्विवेलेंट की बात करें तो होगा c इंटू 5c/2 अपॉन c प्लस 5c/2। इसलिए मैंने बोला था एग्जाम में क्या, डबल का निकालना बहुत ही ईजी रहता है। ठीक है, तो गौरी नेहरा और प्रेरणा थोड़ा सा आपका इनकरेक्ट है, थोड़ा सा आपको प्रॉपर देखना चाहिए कि 1/c इक्विवेलेंट अगर निकालोगे इस तरीके से 1/c1 प्लस 1/c2, पक्का एग्जाम में भूल जाओगे इसको उल्टा करना। इसीलिए तो मैंने सिखाया है कि डायरेक्ट याद रखो कि सी इक्विवेलेंट क्या होगा, c1 इंटू सी टू अपॉन सी1 प्लस सी2। तो दो लोगों ने आंसर दिए, जैसे प्रेरणा और गौरी नेहरा ने, उन्होंने उल्टा करना भूल गए, तो उनका आंसर क्या आ गया, 7/5। जबकि अगर हम यहाँ पर देखें तो आंसर आने वाला है 5c/7। तो ये फाइनल आंसर होगा। तो आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं क्या, रिडक्शन टेक्निक तो हर जगह काम करनी ही करनी है। ये सर्किट रीड्राइंग तो सिर्फ किससे बचने का तरीका था, सर्किट रीड्राइंग वायर्स से बचने का तरीका था, सर्किट रीड्राइंग वायर्स से बचने का तरीका था। बाकी आपको पूरा ये सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, चले, तो रूल नंबर 3, मुझे लगता है वायरिंग वाले में किसी को कोई डाउट नहीं है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं अच्छा वायरिंग का, लेट्स सी, एक और एग्जांपल देखते हैं। चले फाइंड करें, फाइंड सी ए बी।
चले यार देख लेते हैं। सो गौरी कारंजकर, ओके देख लो यार, मतलब आंसर सब लोग कुछ उल्टा दे रहे हैं, कुछ सीधा 3/4 4/3, बहुत सारे स्टूडेंट 3/4 4/3 दे रहे हैं। देखते हैं कौन सा आंसर करेक्ट है, मुझे भी आंसर नहीं पता है। सो लेट्स से सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर होगा। चलो यार सॉल्व करने की फिर से टेक्निक बता रहा हूँ। जहाँ पे वायर्स कनेक्टेड है, देखो ये ए से स्टार्ट हुई है वायर, यहाँ से मान लेते ये पॉइंट है पी और ये पॉइंट है क्यू, ठीक है, पी क्यू। और इस वायर के पॉइंट को मान लेते हैं आर और एस, और सारी चीजें सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं फाइनली अल्टीमेटली सॉल्व कर रहा हूँ कि क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। देखो ए कनेक्टेड है पी से भी और क्यू से भी, डन। तो ये हो गया ए। उसके बाद बीच में हमारे हैं आर और एस, तो आर और एस है बीच में, और सबसे एंड पे पहुंच गया हमारा क्या बी। तो ये हो गए हमारे 3 रीड्राइंग के पॉइंट। अब रीड्राइंग देखो यार, ए से आर, ए और आर पे एक कैपेसिटर है, तो ए और आर के बीच में पहला कैपेसिटर। दूसरा कैपेसिटर किसके बीच है, आर और पी के बीच में है। देखो आर है यहाँ और पी है यहाँ, मतलब दूसरा कैपेसिटर भी यहीं पे है। तीसरा कैपेसिटर क्या है, पी और क्यू के बीच में है। मतलब समझना कि यार तीसरा कैपेसिटर जो है वो पी और क्यू के बीच में है, मतलब समझना पी और क्यू यही है। मतलब लेट्स से थोड़ा सा एक अलग कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग कर लें। अगर हम पी मतलब ए पी और क्यू को हमने बोला कि ये साथ में है, और मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक कैपेसिटर है जो कि क्यू से ही स्टार्ट हो रहा है और वापस क्यू पे ही एंड हो रहा है, इस टाइप का कुछ सिचुएशन है। तो जब भी कभी ऐसा हो, सोचो ये कैपेसिटर है और बैटरी से कनेक्ट करने की जगह आपने उसके सेम पॉइंट को ऐसे कनेक्ट कर दिया, क्लियर। तो आप देखते हैं ना शॉर्ट सर्किट हो जाता है अगर दो डिफरेंट वायर्स को उसमें सेम मैच कर देते हैं। तो इस तरीके से कैपेसिटर में भी आपने प्लस को माइनस से ऐसे ऐड कर दिया कैपेसिटर को ही। तो बेटा प्लस का चार्ज नेगेटिव वाले चार्ज को कैंसिल आउट कर देगा ना अगर आप सेम वायर से कनेक्ट कर दे। मतलब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए, कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि एक कैपेसिटर है जो कि ऐसे सेम ऐसे वायर से कनेक्टेड है, मतलब हम बोलते हैं कि दिस कैपेसिटर विल शॉर्ट, क्लियर, शॉर्टिंग बोलते हैं, सर्किट शॉर्ट हो जाता है ना, तो उसे बोलते हैं सर्किट शॉर्टिंग। तो ये जो कैपेसिटर है दिस विल बी ऑफ नो यूज, क्लियर। तो ये याद रखना, ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। तो कभी भी अगर ऐसा दिखे कि सेम पॉइंट से ही कनेक्टेड है विदाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी अदर पॉइंट, क्या आंसर आएगा, जीरो। मतलब देखें, सोचो ये कैपेसिटर है ये कैपेसिटर है और इन दोनों को ऐसे सेम वायर से कनेक्ट कर दिया आपने, क्लियर। तो आंसर क्या आएगा इनका, जीरो। ये दोनों कैपेसिटर हो जाएंगे खराब। बट बट अगर बीच में एक थर्ड वायर है, तो इसका मतलब ये कैपेसिटर तो कैंसिल करना चाहते हैं ये दोनों मिलके ये वायर, बट मे बी इस वायर ने बीच में कुछ करंट कंट्रीब्यूट कर दी हो। तो अगर कैपेसिटर सॉर्टेड है, उनका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट ऐसे ज्वाइन कर दिया है वायर के थ्रू, फ्री वायर के थ्रू, तो उनका कैपेसिटेंस हो जाएगा जीरो। बट बीच में अगर कोई वायर आ गई तो फिर हम जीरो नहीं करेंगे। तो जैसे हम इस पीछे वाले फिगर में देखें कि ये जो दो कैपेसिटर है, इस फिगर में देखें, अगर मैं Q से R को एक वायर से कनेक्ट कर देता है ऐसे, तो 3 और 4 खराब हो जाते हैं, क्लियर। बट अगर मैंने Q को इस पॉइंट से कनेक्ट किया है, बट बीच में एक ये वायर भी तो आ गई है ना, तो इस वायर की वजह से ये तीनों कैपेसिटर खराब हो जाते हैं। बट बीच में अगर एक वायर आ गई है मतलब उसका भी कंट्रीब्यूशन आ रहा होगा, तो आप ऐसे सॉर्टिंग नहीं लगाएंगे। सॉर्टिंग सिर्फ तभी लगाएंगे जब बीच में कोई अदर वायर का कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो जनरली सिंगल कैपेसिटर के लिए ही सॉर्टिंग बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। क्या, एक कैपेसिटर सेम वायर से ऐसे कनेक्टेड है, मतलब ये कैपेसिटर क्या हो गया, खराब हो गया। तो कैपेसिटर नंबर 3 क्या हो गया, वेस्ट हो गया। अब बात करते हैं कैपेसिटर नंबर 4, ये है क्यू और एस के बीच में। सो क्यू और एस, क्यू यहाँ है एस यहाँ है, मतलब थर्ड कैपेसिटर यहाँ पर आ गया, फोर्थ वाला। फिर है एस और बी के बीच में, तो एस यहाँ है और बी यहाँ है, मतलब ये कैपेसिटेंस हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 पैरेलल में है और एक सीरीज में है। तो थ्री कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल, तो इनका कितना हो जाएगा 3C0, बिकॉज पैरेलल में डायरेक्टली ऐड करेंगे। देन इन सीरीज विद C0,
तो फाइनल सी इक्विवेलेंट का आंसर क्या आ जाएगा, C इंटू 3/C+3C। क्लियर। सो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 3/4। सो आंसर करेक्ट था 3C0/4। तो काफी सारे लोगों ने 3C0/4 दिया था। एक बार मैं देख लेता हूँ किसके आंसर 3C0/4 थे। शानिका 3C0/4 था, ओके गुड। शानिका के बाद अनूप, अनूप के बाद प्रेम, प्रेम एंड गौरी कारंजकर, ओके। इन लोग के करेक्ट थे, गुड। तो यार देखो ये अल्टीमेट था यार। अब मैं इस पे काफी डिटेल बता दी है कि अगर फ्री वायर्स है तो किस तरीके से डील करना है। तो देखें हम दो रूल्स डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था पहला वाला, सर्किट रिडक्शन टेक्निक। रिडक्शन टेक्निक तो यूज करना ही करना है, ओके। सेकंड था वायर वाला यानी सर्किट रीड्राइंग। और थर्ड तो बहुत ही हैवी इंपॉर्टेंट है, रूल थर्ड की बात कर लेते हैं। रूल थर्ड called Wheatstone bridge और Wheatstone bridge combination। अब एक काम की बात समझना है, व्हीटस्टोन ब्रिज कॉम्बिनेशन कब काम आएगा वो थोड़ा सा ध्यान देना है। ऐसा हर जगह ढूंढने नहीं लगना कि सपोज ये फिगर बना है व्हीटस्टोन ढूंढने लग गए, नहीं। व्हीटस्टोन ब्रिज कॉम्बिनेशन काम आता है फॉर मिनिमम 5 कैपेसिटर और मोर। मतलब 5 या 5 से ज़्यादा के लिए ही यूज्ड होता है, उससे पहले काम नहीं आता है। क्लियर। तो 5 या 5 से ज़्यादा के लिए काम आता है व्हीटस्टोन कॉम्बिनेशन। ठीक है, चले। तो इसमें पहला बात करते हैं बैलेंस्ड ब्रिज। नंबर 1 इसका ये पार्ट है, बैलेंस्ड ब्रिज। बैलेंस्ड ब्रिज, बैलेंस्ड ब्रिज क्या होता है? बैलेंस्ड ब्रिज होता है यार कि देखें व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या, पहले सबको फील करना है व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब है सब लोग फील करेंगे और उसके अकॉर्डिंग डिस्टॉर्ट करके इसे यूज करते हैं। तो एक चीज याद रखना है, व्हीटस्टोन बहुत ही डिस्टॉर्ट करके यूज किया जाता है। तो आप लोग स्टेप्स माइंड में रखेंगे व्हीटस्टोन क्या है क्या। फ्रॉम अ स्टार्टिंग पॉइंट द वायर विल स्प्लिट इनटू टू। तो पहले याद रखना है फ्रॉम अ स्टार्टिंग पॉइंट द वायर विल स्प्लिट इनटू टू। तो पहला स्टेप हुआ कि दो कैपेसिटर इस तरीके से दिखेंगे। नंबर 2, देयर विल बी अ कैपेसिटर ज्वाइनिंग दीज टू वायर्स। तो इन दोनों वायर को ज्वाइन करता हुआ एक कैपेसिटर होगा। एंड अगेन फ्रॉम दीज टू वायर्स अगेन टू कैपेसिटर विल इमर्ज which will end at the same point। तो ये जो टाइप का कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर। ये पॉइंट दे देते हैं, ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q। अभी खास बात क्या है कि इनके कुछ नेमिंग दे देते हैं। मान लेते हैं ये C1, ये C2, ये C3, ये C4 और ये C5। अगर आप अच्छे से देखोगे तो आप किसी में भी, किसी कॉम्बिनेशन में भी आप ये नहीं बता सकते हो कि कौन सा सीरीज है कौन सा सीरीज नहीं है। क्लियर। क्यों? क्योंकि पहले C1 C2 पैरेलल होते, बट कब? जब P और Q सेम एंड पॉइंट होता, बट वहां पे तो एक कैपेसिटर आ गया। मतलब इससे आप सीरीज पैरेलल से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज याद रखना। और जरूरी नहीं है ऐसा ही दिखेगा, स्टेप देखना मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या, एक पॉइंट होगा, उससे दो वायर जाएंगी, दो कैपेसिटर जाएंगी, दो कैपेसिटर, उन दोनों कैपेसिटर को एक कैपेसिटर मैच करेगा, मैच करेगा, और फिर वहां से दो कैपेसिटर जाएंगे जो कि सेम पॉइंट पे एंड होंगे। तो ये अगर स्टार्ट है और ये एंड है तो ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया है। तो जरूरी नहीं कि मैंने जैसा ब्लू कलर का फिगर बनाया वैसा ही दिखे, किसी भी टाइप का फिगर दिख सकता है। तो फिगर में आप टेंशन नहीं ले, किसी भी टाइप का फिगर आपको दिख सकता है। तो इसमें बात कर लेते हैं, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है और ये C5 है। आपको बस ढूंढना है। अब देखिए वाई इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड ब्रिज। सो इफ C1 by C2 is equal to C3 by C4, मतलब ये जो कैपेसिटर लगे हैं साइड ब्रांचेस में, इनका अगर रेशियो सेम हो जाए देन इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड ब्रिज।
अच्छा, अब बैलेंस ब्रिज कहने का बेनिफिट क्या है वो देख लें। अगर आपने ये चेक किया कि C1/C2 और C3/C4 सेम है, तो आप बोल सकते हो कि सर ये बैलेंस ब्रिज है। और ये याद रखना है, इन अ बैलेंस ब्रिज, इन अ बैलेंस ब्रिज in a balanced Wheatstone bridge, there is no current in the capacitor number 5 और वायर PQ। जो PQ वायर है उसमें कोई भी करंट नहीं होती है। मतलब अगर आपने देखा कि C1/C2 और C3/C4 है, तो इसका मतलब अगर ये रेशियो बराबर है और ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, तो C5 ऑटोमेटिक खराब हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, दो केसेस बनते हैं। क्या? दो केसेस बनेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ सेटअप डिस्कस करते हैं कि इसमें दो केसेस बनेंगे। नंबर 1, वी कैन रिमूव C5, वी कैन रिमूव C5, और सेकेंड स्टेप है, वी कैन ज्वाइन इट विद द वायर, वी कैन ज्वाइन इट with wire because P and Q are at same potential। so ये दो चीजें हम कर सकते हैं। मतलब क्या कर सकते हैं, व्हीटस्टोन को हम अब इस तरीके से बना सकते हैं। व्हीटस्टोन को हम बना सकते हैं कि C1 है, C3 है, ये क्लियर। हम क्या कर सकते हैं, C5 को रिमूव कर सकते हैं। तो अभी देखो कितना इजी हो गया, सबको समझ आ गया ना, कितना सिंपल हो गया कि C1 और C3 पैरेलल में और C2 और C4 पैरेलल में, सॉरी C1 और C3 सीरीज में, C2 C4 सीरीज में, उन दोनों का पैरेलल निकाल लो, डन। बट देखो सीरीज निकालना टफ होता है ना, आपको करना पड़ेगा C1 C3 अपॉन C1 प्लस C3, डन। प्लस पैरेलल जो आएगा वो आएगा C2 C4 अपॉन C2 प्लस C4, ये आएगा, फिर उन दोनों का निकालेंगे तो C इक्विवेलेंट कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपको दो बार पैरेलल निकालना पड़ गया तो कॉम्प्लिकेटेड है। इस केस में सेकंड सिनेरियो ज्यादा सिंपल दिख रहा है। क्या? कि आप P और Q को कनेक्ट ही कर दो, P और Q को क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। मतलब ये कैपेसिटर हुआ और P और Q को वायर से कनेक्ट कर दो। वायर से कनेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, देखें कि वायर से कनेक्ट करने का मतलब है कि ये दोनों पॉइंट P और Q क्या है, सेम है। मतलब इसे अगर मैं ड्रॉ करूं तो मैं इसे कर सकता हूं कुछ इस तरीके से कि P और Q आर सेम पॉइंट, दीज आर P एंड Q, और ये हमारे बने रहेंगे। तो ये हो गया B और ये हो गया अपना A। तो ये दो टेक्निक थी जब हमने, या इधर आप C5 को रिमूव कर दो या फिर वायर कनेक्ट कर दो। वायर कनेक्ट करने का मतलब है कि P और Q सेम पॉइंट पे लिखे हैं, सो ये P और Q तो सेम पॉइंट पे ही लिखे हैं। अब देख लो ये C1 है, C3, C2, C4। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C1, C2, C3, C4। अभी C इक्विवेलेंट अगर इसमें मैं निकालूं तो पैरेलल तो करना है, मतलब सॉरी सीरीज करना है, बट पहले क्या है, C1 प्लस C2 और C3 प्लस C2। मतलब आपको करना है C1 प्लस C2 पहले ऐड करना है, इनटू C3 प्लस C4 ऐड करना है। तो देखने में ये टफ लग रहा है, अगर आप ऐसे फॉर्मूला याद करोगे, फॉर्मूला नहीं याद करना, जस्ट कॉमन सेंस लगाना है कि C1 C2 डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, एक बन जाएगा, C3 C4 एक बन जाएगा, और उन दोनों का सीरीज हो जाएगा दिस इंटू दिस अपॉन दिस प्लस दिस, मतलब C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। सो C1 प्लस C2 और C1 इंटू C2, इस तरीके से सिंपल निकाल सकते हैं। ये जो सेकंड पैटर्न होता है ये काफ़ी इजी बन जाता है और काफ़ी जल्दी हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है अभी सबको क्लियर होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज फाइंड करने में इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल के साथ अब हम देखना स्टार्ट करते हैं। पहले बताओ किसी को डाउट है इस चीज़ में कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन में हमें क्या करना है, C5 को भूल जाना है,
तो क्वेश्चन एकदम सिंपल ही बन गया। C5 को हटा दो या फिर दोनों को साथ में कंसिडर कर दो और सिंपली सॉल्व करके आंसर कर दो। चले तो एग्जांपल वाइज थोड़ा सा देख लेते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज को। ठीक है, चले तो देखें। चले तो फाइंड करें A एंड B। So you need to find C equivalent. Each capacitor is C. Each capacitor is C naught. चले तो इसे फाइंड करने का ट्राई करें। जब भी 5 से ज्यादा कैपेसिटर्स दिख जाए समझ जाओ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ व्हीटस्टोन, और तुरंत उसके बारे में सोचते हुए सॉल्व करना है। तो मुझे लगता है सब लोग को आइडिया लग गया होगा कि इट इज अ सॉर्ट ऑफ व्हीटस्टोन। ठीक है, देखें क्या व्हीटस्टोन की क्या आइडेंटिफिकेशन है। याद रखना व्हीटस्टोन की आइडेंटिफिकेशन क्या है। एक वायर आएगी जो दो वायर्स में स्प्लिट होगी, क्लियर, उसके साथ दो कैपेसिटर होंगे और उन दो कैपेसिटर्स का जो एंड पॉइंट होगा उसके बीच में एक कैपेसिटर होगा और वहां से दो कैपेसिटर्स निकलेंगे जो कि एंड पॉइंट तक जाएंगे। तो ये व्हीटस्टोन का आइडेंटिफिकेशन है, मतलब ये क्या है, व्हीटस्टोन है। और बिकॉज सब लोग C नॉट है तो इसका मतलब दिस डिवाइड बाई दिस और दिस डिवाइड बाई दिस भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब ये क्या है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन है। डन। तो अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन है तो क्या हो जाएगा, बीच वाला वायर हट जाएगा। तो इसे मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से कि ये सिर्फ है ये। डन। अब जल्दी से निकाल दें, सॉल्व कर दें। तो अभी जल्दी से सॉल्व करें अगर हम, तो ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में मतलब हाफ हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा C/2 और ये भी कितना हो जाएगा C/2, ये दोनों, ये हो गया हमारा C इक्विवेलेंट। अब हमें पता है कि ये दोनों सीरीज में है तो हाफ हो जाते हैं। अब सीरीज के बाद पैरेलल में है ना, अब पैरेलल में क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या दिखेगा कि ये C/2 और C/2 मिलके क्या बन जाएंगे, C बन जाएंगे, और ये हमारे पास C है ही। सो फाइनली क्या होगा, फाइनली ये दोनों फिर से सीरीज में आ गए, तो ये दोनों सीरीज में आएंगे तब क्या बन जाएंगे, फिर से C/2 बन जाएंगे। सो फिर से ये एक बन जाएगा C/2, बट अब नीचे क्या है, एक C है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल देंगे। तो C और C/2 का इक्विवेलेंट निकाल देंगे। तो कितना आ जाएगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट फाइनली निकालेंगे। सो C इंटू C/2 अपॉन C प्लस C/2। सो 2 + 1 मतलब 3 और 2 2 कैंसिल, क्या आंसर आ जाएगा 1/3। सो आंसर आ जाएगा फाइनली 1/3। सो आंसर आ जाएगा C इक्विवेलेंट का C/3। इस तरीके से कर सकते हैं। सॉरी माय मिस्टेक, सॉरी सर माय, पैरेलल में है वही ना? पैरेलल में। या ओके 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 माय मिस्टेक। पैरेलल में तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे C प्लस C/2, मतलब आंसर आ जाएगा 3C0/2। ओके, दिस वन इज करेक्ट। तो मुझे लग रहा है अभी आप लोग को समझ आ गया होगा थोड़ा सा कि व्हीटस्टोन कैसे करना है। अच्छा, अभी बिकॉज मैं एग्जाम्पल ही व्हीटस्टोन के दे रहा हूँ तो आप लोग आइडेंटिफाई कर लोगे, नॉट अ प्रॉब्लम। बट जब पूरा ऐसा मिक्स क्वेश्चन आता है ना तो थोड़ा सा ढूंढ पाना टफ होता है व्हीटस्टोन को, क्लियर। तो चलिए ट्राई कर लेते हैं और कुछ एग्जांपल्स जिससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए।
सो दीज आर द कॉम्बिनेशंस, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें। दीज आर द वैल्यूज। ईच कैपेसिटर सी नहीं है तो थोड़ा सा अकॉर्डिंगली समझें। ओके गुड, जोया गुड। बाकी लोग यार सॉल्व करें जल्दी से। ओके अभी तक एक ही आंसर आया है करेक्ट, जोया का। बाकी लोग क्या कर रहे हैं यार, सॉल्व करें। देखिए यार, अगर इसे मैं थोड़ा सा रिड्रॉ करके देखूँ तो देखो कि ये 2C0 तो यहाँ पर है, बट फिर देखो व्हीटस्टोन कॉम्बिनेशन टाइप बन रहा है। कैसा बन रहा है? ओके नंदन करेक्ट आंसर। गौरी ने या गौरी का रंजकर, इट्स नॉट करेक्ट। नंदन इट्स करेक्ट। देखो यार फील करो, इधर सब लोग अच्छा ध्यान दें, सब लोग इस फिगर में ध्यान दें कि रूल क्या है, सब ध्यान देंगे। देखो मुझे पता है कि ये क्वेश्चन मैं व्हीटस्टोन सेक्शन में करवा रहा हूँ, तो आप लोग समझ पा रहे हैं। जब ऐसा एक साथ क्वेश्चन आएगा तो आप समझ नहीं पाएंगे कि व्हीटस्टोन है कि नहीं। तो व्हीटस्टोन देखने का तरीका होता है कि फ्रॉम अ पॉइंट देयर विल बी टू कैपेसिटर्स। ओके, so there will be two capacitors, so these capacitors are up to this point. Some capacitor will be joining these two wires, and again two wires will flow from these capacitors, so two wire will again go and will end up with two capacitors. तो इस तरीके का रूल हुआ ये। तो मतलब मैं इसे फिगर बनाऊं तो ये C है और ये 3C है, तो ये C0 है, ये 3C0 है, और इन दोनों को जो बीच में लगा रहा है वो है 5C0। सो इन दोनों के बीच में है। फिर इसके बाद ऊपर तरफ है 2C0 और नीचे की तरफ है 6C0। ये फिगर बन गया, हमने रीड्रॉ कर लिया जस्ट की फीलिंग सही से आए, अच्छे से हम लोग फील कर पाए इसको, ये कर लिया। अब हमें पता है क्या कि ये जो C0/3C0 है, इट इज इक्वल टू 2C0/6C0। क्यों? क्योंकि रेशियो देखो कितना आ रहा है, 1/3 1/3 आ रहा है, दोनों में ही क्या आ रहा है 1/3। तो इसका मतलब ये क्या है, इट इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन। सो इट इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन। तो अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन है तो काम बन गया आपका कि 5C0 हट गया, तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन है तो बहुत ही सिंपल हो गया, क्या 2C0 ऊपर C0। और मैंने बताया कि यार इजी वाला होता है कि आप इनको ऐसे कनेक्ट करो पैरेलल, पैरेलल करना बहुत ही इजी रहता है, जल्दी से हो जाता है पैरेलल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए और ये हो गया बी। अभी एकदम क्लियर है क्या कि ये सी है, ये 3C है, ये 2C है, ये 6C है और ये 2C है। ठीक है, तो इस तरीके से सबको हम सॉल्व कर दें अगर इन सबको, तो क्या आ जाएगा 3 और C, ये पैरेलल में आंसर क्या आएगा 4C। 2 और 6 क्या है
सीरीज पैरेलल में तो इनका आ जाएगा 8c और फाइनली निकाल सकते हैं 1/c इक्विवेलेंट। सो फाइनली अगर निकाले सो 1/c इक्विवेलेंट हो जाएगा क्या 1/2 प्लस 3 और 4 का 1/4 प्लस 2 और 6 का 1/8। क्लियर। तो इन सब का एलसीएम क्या आ गया 8 आ गया 8 और 2 का 4 4 2 8 1 सो 7/8। अब बहुत सारे लोग 7/8 आंसर कर देंगे यार, मैं बता रहा हूँ इन्वर्ट करना मत भूलो। सी इक्विवेलेंट हो जाएगा 8c/7 8c0/7। तो इस तरीके से हम सी इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोग यार अभी हैबिट में ले आओ, बेटर रहेगा आप लोग के लिए, बहुत ही जल्दी आप लोग आंसर कर सकते हैं। तो यार इसमें किसी को कुछ डाउट है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन में, किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो। चले एक और एग्जांपल दे रहा हूँ और जल्दी से आप लोग आंसर करने का ट्राई करेंगे। Okay, these are point A and B. Find equivalent. Find CAB. Capacitance about point A and B. Each capacitor is C. So each capacitor is C. Find करें इसका C equivalent. Okay, good. आर्य, माने, प्रेम, गौरी, जोया, ठीक है, सारे लोग करेक्ट हैं। गुड। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था, देख लेते हैं ये वाला। बहुत ही सिंपल दिख रहा है हमें। अच्छा, अगर आपको पता नहीं होता तो फिर प्रॉब्लम होता, बट अभी आप समझ गए हैं कि ये दो वायर स्प्लिट हो रही हैं, जिनको कनेक्ट करने वाला ये बीच का वायर है। क्लियर। तो हमें पता है कि ऊपर वाला सेक्शन क्या है, व्हीटस्टोन है, तो हमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। ये पॉइंट होगा, ये कैपेसिटर होगा। चाहिए था तो आप बीच में भी ज्वाइन कर सकते थे, उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, या रिमूव भी कर सकते हैं। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि आप इधर बीच में ज्वाइन भी कर सकते हो या रिमूव भी कर सकते हो। तो एज प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ज्वाइन किया था, तो इस क्वेश्चन में मैं रिमूव करके ट्राई कर लेता हूँ। तो इस क्वेश्चन में हम रिमूव करके कर देते हैं। ओके, तो ये और बी पॉइंट हो गए और हमें इनके बीच में चाहिए, तो ये ऊपर सी और सी सीरीज में क्या आ जाएगा c/2, और ये भी सीरीज में क्या आ जाएगा c/2। सो c/2 का पैरेलल क्या बन जाएगा c। क्लियर।
ये सी, ये सी, ये वाला सी, ये सी और ये सी, तो इन दोनों का अगर हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर के दोनों सी क्या बन जाएंगे, c/2 बन जाएंगे, फिर ये c/2 बन जाएगा, हाफ हाफ, ठीक है। और ये जो स्टार्ट पॉइंट है ये सी है ही, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, c/2 तीनों पैरेलल में है, मतलब सबको ऐड कर देंगे, तो c/2 सी हो जाएगा और एक सी के साथ ऐड हो जाएगा, तो फाइनली सी इक्वलेंट क्या हो जाएगा, 2c0 टाइप का आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि अभी इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, आई गेस सबको क्लियर होगा। ओके, चले तो बात कर लेते हैं। ये मुझे लगता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन सबको क्लियर है ना, ध्यान देना है। एक चीज याद रखना कि एग्जाम में 90% क्वेश्चन बैलेंस्ड, या एग्जाम में क्या किसी बुक में भी आप देखोगे 90% क्वेश्चन आपको बैलेंस्ड व्हीटस्टोन के ही मिलेंगे। बहुत ही रेयर चांस होगा कि आपको अनबैलेंस्ड ब्रिज मिल रहा हो। तो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं अनबैलेंस्ड ब्रिज की। तो अनबैलेंस्ड ब्रिज, अच्छा, अनबैलेंस्ड की बात करें तो यार सिंपल सी बात है, C1 C2 का रेशियो क्या होगा, मैच नहीं हो रहा होगा। मतलब बना देते हैं फिगर यार फिर से। सो तो हो क्या रहा है, ये ए और बी में अगर हम बात करें तो C1 C2 C3 C4 और C5, अगर C1 इज नॉट C1/C2 इज नॉट इक्वल टू C3/C4, तो अपन क्या कर सकते हैं, फिर इसे सॉल्व करना टफ हो जाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो हम इस चीज को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, समझ रहे हो ना। अनबैलेंस्ड ब्रिज सॉल्व करना टफ होता है, तो आप क्या करेंगे, इधर ऑप्शन 1, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट अगर आपके पास इनफ टाइम है तो थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन होगा, बट हम सॉल्व जरूर कर सकते हैं, बस इसके लिए थोड़ी सी हमें ट्रिक चाहिए होगी। क्लियर, तो ट्रिक नोट कर लेते हैं। क्या ट्रिक है, हमें इसे सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे, कुछ कन्वर्जन यूज करना पड़ेगा। दैट कन्वर्जन इज कॉल्ड डेल्टा ट्रायंगल, सॉरी डेल्टा वाई कन्वर्जन। डेल्टा वाई कन्वर्जन क्या है, डेल्टा वाई कन्वर्जन है एक, कि अगर आपके पास 3 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं डेल्टा फॉर्मेट में, मतलब आपके पास 3 कैपेसिटर इस तरीके से लगे हुए हैं, डन, और उन्हें आपको कन्वर्ट करना है किसमें, एक y में, y मतलब कुछ इस फॉर्मेट में, तो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं विद सम फॉर्मूलाज। तो ये एक कन्वर्जन आपको काम आ जाता है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ ये कन्वर्जन, क्योंकि इससे आपको हेल्प मिलेगा और हम चीज़ों को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं कि इन कन्वर्जन के लिए करना क्या पड़ेगा, हमें कैपेसिटर के नेम दे देने पड़ेंगे। क्लियर, तो कैपेसिटर के चलो नेम दे देते हैं, मान लेते हैं ये कैपेसिटर है 1, ये कैपेसिटर है 2 और ये है 3, डन। तो समझ जाओ यार, इस कैपेसिटर को नेम क्या देंगे, बिकॉज ये 1 और 2 के बीच वाला है तो इसे बोलेंगे C12। क्लियर, ये कैपेसिटर 2 और 3 के बीच वाला है तो इसे बोलेंगे C23, और ये कैपेसिटर है C3 और 1 के बीच में तो इसे बोलेंगे C31। तो ये फंक्शन हो जाएगा कि डेल्टा टू वाई कन्वर्जन कैसे करना है। अब आपको फॉर्मूले याद रखने हैं तो काम बन जाएगा हमारा, उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देख लेते हैं फॉर्मूले क्या है और ट्राई करें कि उन्हें याद रखेंगे तो काम आपको बन जाएगा कि किस तरीके से C12 को आपको कन्वर्ट करना है सिंपल C1 में, ठीक है। ओके, तो फॉर्मूला जो रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि 1 और 2 के बीच में हमें निकालना है, तो हम पहले सारे कॉम्बिनेशन यूज कर लेंगे। तो मतलब अगर हमें निकालना है, लेट्स से हमें निकालना है कुछ C12 लिखना है, C12, ओके। तो C12 में क्या करेंगे, हम सारे कॉम्बिनेशन पहले लिखेंगे, मतलब कैसे लिखेंगे, C1 इंटू C2 प्लस C2 इंटू C3 प्लस C3 इंटू C1, ओके। तो एक चीज हमें ये हो जाएगी कि हमें पहले
सारे टाइप के मल्टीपल कॉम्बिनेशंस लिख देने हैं। क्लियर, इसमें तो किसी को कुछ डाउट नहीं है। अपॉन अपॉन अगर यहाँ पे 1 2 यूज हुआ है तो इसके सामने कौन है, 3 है, तो इसके सामने है C3, तो यहाँ पर यूज करेंगे हम C3। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला बन गया जो आपको थोड़ा सा पैटर्न वाइज याद रखना है, काम बन जाएगा। क्या 1 2 2 3 3 1 करना है, सबको ऐड करना है और डिवाइड में रखना है जो इसके सामने वाला होगा। कौन है इसके सामने, 3, तो रखेंगे C3। तो मैं दूसरे कॉम्बिनेशन लिखता हूँ, देखते हैं सारे लोग आप कर पाओगे। सपोज हमें C2 3 लिखना है, तो क्या होगा, ये सब तो वही रहेगा, C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1, ये सब पे वही रहेगा। सिर्फ क्या बदल जाएगा, नीचे का वैल्यू। 2 3 के सामने कौन है, 1 है, सो 2 3 के सामने कौन है, C1 है। इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C3 1 अगर हमें चाहिए तो ये भी पूरा वही रहेगा, C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1 और अपॉन डिवाइडेड बाई, अगर 3 1 हो गया है तो C2 बचा है, ये C2 हो जाएगा। तो आप इसको एक बार याद करें इन फॉर्मूले को, और फिर हम अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन को भी ट्राई करते हैं। तो एक बार ट्राई करें, चेक कर ले सब लोग। एक बार ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, फिर हम अप्रोच करेंगे अनबैलेंस्ड को। जल्दी से याद कर ले फॉर्मूला, बहुत ही सिंपल है, बहुत कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो मुझे लगता है ये कन्वर्जन याद रहेगा। इसके बाद मैं एक और एक्स्ट्रा कन्वर्जन बता देता हूँ जो कि मे भी आपको ज़रूरत पड़े सेपरेटली। अभी उसका व्हीटस्टोन में तो कुछ काम नहीं है, बट हम सेपरेटली लिख देते हैं इन केस काम आ जाए आपको। क्या, वाई टू डेल्टा कन्वर्जन। वाई टू डेल्टा कन्वर्जन क्या है कि हमें ये लिखा हुआ है, जैसे क्या था, हाँ ओके, अगर हमें ऑलरेडी y बना हुआ है, अच्छा एक मिनट सेकंड, सॉरी, मैंने ट्रायंगल क्या बना दिया, उल्टा बना दिया है। तो इसको y की जगह पता है क्या लिख लेते हैं, स्टार लिख लेते हैं। इसको बोल देते हैं डेल्टा स्टार कन्वर्जन। ठीक, सो y की जगह हम लिख देते हैं यहाँ पे स्टार, क्योंकि उल्टा मैंने बना दिया है। अगर मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, ट्रायंगल उल्टा, इसलिए ये वैल्यूज आ गई हैं। तो लेट्स से स्टार डेल्टा कन्वर्जन अगर देखें, तो स्टार डेल्टा कन्वर्जन में मतलब पहले ये ऑलरेडी स्टार फॉर्मेट में है। ओके, अब हमें इसे कन्वर्ट करना है किसमें, डेल्टा फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। ओके, तो इसे कन्वर्ट करना है डेल्टा में। चले, तो इसका मतलब इस बार कैपेसिटर को C1 C2 C3 इस तरीके से नेम दे देते हैं, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। तो अगर डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट करना है, मतलब आपको 2 और 1 के बीच में लेके आना है, तो ये बन जाएगा C12, ये बन जाएगा C23 और ये बन जाएगा C13, यानी 3 1 बोल दे, ये बन जाएगा। तो अब अगर आपको C1 C2 चाहिए, आप डेल्टा स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट करा रहे हैं अगर, तो ये हो जाएगा C12। जब आपको चाहिए तो 1 और 2 के बीच में चाहिए, मतलब क्या होगा, C1 इंटू C2 होगा अपॉन C टोटल होगा, मतलब C1 इंटू C2 होगा अपॉन C टोटल होगा C1 प्लस C2 प्लस C3। क्लियर, तो बहुत ही सिंपल है। अगर मैं C23 चाहिए होगा हमें, तो 23 हो जाएगा C2 इंटू C3 अपॉन C टोटल C1 प्लस C2 प्लस C3। सेम अगर 3 1 चाहिए तो C31 हो जाएगा C3 इंटू C1 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। इस तरीके से हम स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार कन्वर्जन कर सकते हैं। हमें याद रखना है क्या, डेल्टा स्टार कन्वर्जन, क्यों, क्योंकि हमें अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन सॉल्व करना है। क्लियर, तो अब हम एग्जांपल देखते हैं और अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन सॉल्व करने का ट्राई करते हैं।
Okay, so let's see an example. So स्ट्रेट एग्जांपल ले लेते, क्यों टेंशन हो हमें। सो ये सी, तो मैंने बिल्कुल व्हीटस्टोन जैसा बना दिया जिससे आपको देखने में एक भी प्रॉब्लम ना हो कि किस तरीके से डेल्टा ट्रायंगल रूल काम आने वाला है। ठीक है, चले तो बात करते हैं, हमें ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट चाहिए था, बट अब वैल्यूज अलग अलग है। मान लेते हैं ये सी नॉट है और ये 2C0 है, और इसको फ्लिप कर देते हैं, इसको 2C0 कर दिया और इसको C0 कर दिया, और इसे क्या करते हैं 3C0, नहीं C0 ही रखते हैं, इजी रहेगा, तो इसे हमने C0 कर दिया। तो अब ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन नहीं है, क्यों? देखें, हमें क्या करना है, फाइंड CAB हमें फाइंड करना है। अब ये याद रखना है, बिकॉज C0 by 2C0 is not equal to 2C0 by C0. Clear? So it is unbalanced bridge. It is unbalanced bridge. याद रखना है, बहुत कम ही एग्जांपल ऐसे दिखेंगे कि आपको क्या दिख जाए, अनबैलेंस्ड ब्रिज दिख जाए। तो अगर अनबैलेंस्ड ब्रिज है तो क्या करें, इसमें दो डेल्टा दिख रहे हैं, आप दोनों डेल्टा को कन्वर्ट कर लो, किसमें, स्टार में कन्वर्ट कर लो, तो काम बन जाएगा हमारा। देखें, तो P और Q से, ये P और ये Q, हम क्या करेंगे, इस फिगर में दो डेल्टा है उनको हम स्टार में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैं इनको थोड़ा सा ऐसे डॉटेड फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, ये डॉटेड, ये हमारा स्ट्रक्चर था डेल्टा स्ट्रक्चर, ये हमारे दो डेल्टा थे, अब हम इन्हें स्टार में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो देखें, स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो एक यहाँ पर आएगी वायर, क्लियर, एक वायर यहाँ पर आएगी और एक वायर आएगी यहाँ पर, डन। या रेड कलर से लिखेंगे तो बेटर दिखेगा आई गेस। देखिए, तो डेल्टा कन्वर्जन में, स्टार कन्वर्जन में आएगा एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, डन। फिर इस पे कन्वर्ट करेंगे तो एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आएगा और एक यहाँ पर आएगा, ये हो गया हमारा कन्वर्जन। अभी देखो एकदम सिंपल लग रहा है ना, ये सॉल्व करना एकदम सिंपल होगा, क्यों? क्योंकि ऊपर के दो सीरीज में, नीचे के दो सीरीज में, फिर पैरेलल में, और पूरा आंसर सॉल्व हो जाएगा, बस सिर्फ वैल्यू निकालनी है। तो मैं एक बार फिर से फॉर्मूला दिखाता हूँ आप लोग को, क्या करना होता है, 1 2 2 1 3 1 सबका मल्टीप्लाई करके जो अपोजिट है उसका डिवाइड करना होता है, क्लियर। तो अब देखो, मैं ये पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली बताता हूँ अलग अलग पॉइंट, कि सपोज मैं ये वाला लिख रहा हूँ, तो देखना आंसर क्या होगा, सबका मल्टीप्लाई करके रखो, मतलब कैसे, C1 C2 और 2C के साथ, तो देखना क्या होगा, 1 into 1 plus 1, then 1 into 2 plus 2, then 2 into 2 plus 2, तो ये कॉम्बिनेशन होगा ऊपर, समझ आया क्या, C into C, फिर C into 2C, then 2C into C, तो ये आ जाएगा कॉम्बिनेशन। अच्छा, अब हमें पहली वाली वायर चाहिए, ये वाली, ये वायर, तो इसके सामने कौन है, C0 है, इसके सामने C0 है, तो मतलब क्या है, इसके सामने 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 5C0। तो इस तरीके से मैं सबको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। अगर ये देखें तो ये हो जाएगा 1 into 2 plus 2 अपॉन, देखें ये किसके सामने है, ये 2 वाले के सामने वाला कैपेसिटर है, तो मतलब डिवाइड बाई कितना होगा 2, तो इसका मतलब इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा 5C0/2, क्लियर। तो मुझे लगता है यार अब सबको ये क्लियर हो जाना चाहिए। ये थर्ड कैपेसिटर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये होगा अगेन 1 + 2 + 2 अपॉन, इसके सामने तो 1C0 का ही कैपेसिटर है, तो इसका भी क्या आ जाएगा 5C0, तो ये पूरा एडिशन हो गया। अब हम इस तरफ कर लेते हैं, तो इस तरफ इस वाले को अगर हम सॉल्व करें तो कॉम्बिनेशन वही है, 1 + 2 + 2 अपॉन इसके सामने वाला, तो 2C के सामने अगर हम बात करें, हम 2C और C के बीच में P वाले पे लिख रहे हैं, तो सामने कौन है, 1 है, मतलब कितना आ जाएगा 5C0, क्लियर। और इस तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं, तो इसके सामने कौन था, इसके सामने 2C था, मतलब ये कितना आएगा 5C0/2 आएगा, क्लियर। तो अब सारी चीजें सॉल्व कर दो, दोनों का सीरीज सॉल्व करें, तो इसका अगर हम सॉल्व करें तो हमें देखना पड़ेगा कि 5C0 और 5C0/2 का सीरीज कितना होगा, तो देखें कर सकते हैं, 5C0/2 इंटू 5C0 अपॉन 5C0/2 + 5C0,
सो देखिए आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 25। सो 25 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल आउट हो गया और ये हुआ 10, 10 प्लस 5 15, 15 2 दोनों का कैंसिल आउट, तो ये कितना हो गया 5/3। सो 5C0/3 आ गया ईच वायर। क्लियर। तो इसका मतलब इस फिगर को अब हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, तो नेक्स्ट ये फिगर सॉल्व हो जाएगा, एक कैपेसिटर एक कैपेसिटर एक कैपेसिटर और फिर दोनों मिलके एक कैपेसिटर, और ये जो दोनों आए हैं ये कितने आए, ये आए हैं 5C0/3 जितने। तो अब दोनों को ऐड कर दें, 5C0/3 जितना, और ये दोनों अकेले कितने हैं, ये 5C0 है, ये 5C0 है। क्लियर। तो अगर हम फाइनली बात करें तो ये दोनों 5C0 का क्या आ जाएगा, ये दोनों सीरीज में है, देखें ये और ये, तो हमें पता ना कि अगर सिमिलर होंगे तो सीरीज में क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। तो इसको मैंने अलग से ड्रॉ कर लिया और इन दोनों को अलग से ड्रॉ कर लिया, तो ये हो गया 5C0/2 और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10C0/3। अब ये दोनों किस में, सीरीज में। तो फाइनली ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, CAB आ जाएगा 5/2 इंटू 10/3 अपॉन 5/2 प्लस 10/3। सो आंसर आ जाएगा 56, कैंसिल आउट हो जाएगा 15 और 20, सो 35। सो 5 से कैंसिल आउट करें कितना आ जाएगा, 10/7 C0। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आपको देख के ही समझ में आ गया होगा कि यार एग्जाम में मतलब इधर वैल्यू सब थोड़ी अच्छी होती तो फिर बहुत जल्दी काम बन जाता, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि एक अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन कैसे सॉल्व करते हैं। यार अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन तभी कर पाओगे जब ये ध्यान दोगे कि डेल्टा से तुरंत स्टार कैसे बनाते हैं, तभी अनबैलेंस्ड वाला सॉल्व कर पाओगे। और नीट में तो कभी नहीं आया हुआ है अनबैलेंस्ड, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि नीट वालों को सिर्फ बैलेंस्ड पढ़ने की जरूरत है, बट जेई में आ चुका है अनबैलेंस्ड। तो आपको इतनी स्पीड रखनी है कि मैक्सिमम आप 2 मिनट में ये क्वेश्चन कर पाओ, और आप बिलीव करें जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से तो आप 2 मिनट में ये क्वेश्चन कर सकते हैं। क्योंकि मुझे अभी पूरा ड्रॉ करना पड़ा है, बट सोचो आप सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू लिखोगे बार बार तो आपको पूरा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जल्दी से कर पाएंगे। तो ये था रूल नंबर 3 जिसमें हमने व्हीटस्टोन के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड डिस्कस किया, और जिसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ जो अनबैलेंस सिनेरियो था उसमें हमने स्टार डेल्टा का कन्वर्जन डिस्कस किया। ओके। इसके बाद फोर्थ वाला पार्ट है, अगर हम फोर्थ डिस्कस करें रूल 4। रूल 4 यार अब हम नेक्स्ट लेक्चर पे ही करेंगे, तो रूल 4 के मैं एग्जांपल नहीं दूंगा, या रूल 4 के भी एग्जांपल दे देते हैं। आप लोग अगर किसी को कोई जल्दी नहीं है तो एक 5 मिनट थोड़ा सा और कर लेते हैं, रूल 4 भी देख लेते हैं, या फिर रहने देते हैं, कोई बात नहीं। टेस्ट में रूल 3 तक जो हमने सॉल्व किया वहीं तक आएगा, रूल 4 आपको पता ही नहीं है क्या है। तो जितने हमने टेस्ट में आज सॉल्व किए हैं, टेस्ट में सिर्फ उन्हीं पे बेस्ड सी इक्विवेलेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे। रूल 4 फिर भी मैं नेम दे देता हूँ, रूल 4 है सिमेट्रिक रूल। सिमेट्रिक रूल कब आता है, जब बहुत सारे कैपेसिटर हो, मतलब 1 2 3 4, मतलब ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं, ऐसे ऐसे कनेक्टेड है, तो समझ जाना है कि उनमें ज़्यादा टेंशन मत करने लगना कि सीरीज पैरेलल ढूंढने लग जाना। याद रखें ऐसे बहुत सारे मैंने कैपेसिटर बना दिए ये, तो उनको मत करने लग जाना, उनमें हम डिफरेंट लॉजिक लगाते हैं, सिमेट्रिक लॉजिक, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो अभी के लिए इतने क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो व्हीटस्टोन पे, वायर्स कनेक्टेड वाले में, और सिंपल सीरीज और पैरेलल से रिडक्शन टेक्निक पे। रिडक्शन टेक्निक पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, तो रिडक्शन टेक्निक का आप सब लोग को ध्यान देना है थोड़ा सा। रिडक्शन टेक्निक पे बहुत सारे और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो इनका ध्यान देना है। तो सिलेबस हमारे कल के टेस्ट का आज तक जो हमने डिस्कस किया हुआ सी इक्विवेलेंट तक सिर्फ वहीं तक आएगा। सो क्लियर है यार। अभी किसी को कुछ डाउट है, कोई कुछ पूछना चाहता है, कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं यार। ओके देन, गुड बाय देन, आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ओके, गुड बाय एवरीवन, बाय सर। बाय बाय, बाय बाय एवरीवन।